तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। Modern demand theory uses an analytical approach called indifference curve analysis to explain how the household makes decision with regard to his economic choices and purchases. जो मॉडर्न डिमांड थ्योरी है वो हमें एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू बताती है कि हम किस तरीके से हम मतलब हाउस किस तरीके से जो है चॉइसेस करेंगे गिवन आर इनकम। अगर हमारी इनकम गिवन है तो हम किस तरीके से हम चॉइसेस करेंगे कि क्या चीज खरीदनी है और क्या चीज नहीं खरीदनी। ठीक है। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट परेटो। शुरुआत में तो परेटो ने डेवलप की थी। हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू ड्रॉ the indifference curves and subsequently in the fully developed form by British economists J.R. Hicks and R.J.D. Allen। तो शुरू में परेटो ने डेवलप किया था जो ऑर्डिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। बाद में इसको और अच्छा प्यूरिफाई करके दिखाया हिक्स और एलन ने। Indifference curve analysis has abandoned the concept of cardinal utility and has adopted the concept of ordinal utility. Indifference curve analysis के आने के बाद जो cardinal utility का जो concept है उन्होंने इसकी बुराई की। उन्होंने कहा कि utility को हम नंबरों में measure नहीं कर सकते, instead हम ordinal utility को follow करेंगे। हमें ये पता लग जाएगा कि पहले से ज्यादा अच्छा लगा या कम अच्छा लगा। समझ गए बात? प्रॉपर नंबरों में हम नहीं कर सकते, हम रैंक्स दे सकते हैं। The term ordinal means ranking or ordering like first, second and third। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक देना कि इसमें बहुत अच्छा लगा इसको रैंक 1 दे देते हैं, उससे कम अच्छा लगा रैंक 2, रैंक 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। द ऑर्डिनल यूटिलिटी implies that the consumer is capable of simply comparing the utility derived from different goods or different units of the same good। तो ये जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी ये हमें बताता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें इससे ज्यादा मजा आया, इससे कम मजा आया, इससे ज्यादा यूटिलिटी मिली, उससे कम मिली। नंबरों की फॉर्म में नहीं पता लगेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑर्डिनल यूटिलिटी does not require that the consumer should be in a position to measure the utility derived from different goods or different units of the same goods or different combinations of goods। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें या कंज्यूमर्स को ये पता लगे कि कितने नंबर की यूटिलिटी मिली है या कितनी चीजें खा के कितनी यूटिलिटी मिली है। मतलब नंबर की फॉर्म में यूटिलिटी का कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं है कि हमें जरूरी नहीं कि हमें नंबरों में ही पता लगेगा। ठीक है। ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर is to know is which goods or which combination of goods give him the same utility and which goods or combination of goods give him more or less utility। तो ये एनालिसिस बताता है कि कंज्यूमर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्बिनेशंस उसे सेम यूटिलिटी देते हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उसे ज्यादा यूटिलिटी देते हैं। ठीक है, ताकि वो हायर इंडिफरेंस का पे शिफ्ट हो सके। दस ऑर्डिनल यूटिलिटी इज शुरू से बोलता हूँ। Thus, ordinal utility concept is relatively less restrictive than the cardinal utility concept। तो cardinal utility में हम assume करते हैं नंबरों में पता होना चाहिए, फिर marginal utility और मनी कांस्टेंट होनी चाहिए, 100 assumption लेते हैं। तो वो जो cardinal utility का concept है वो थोड़ा rigid हो जाता है। While the cardinal utility concept implies that the consumer is able to measure utility, the ordinal utility concept merely requires that the consumer is capable of arranging goods in order of preference। तो सिंपल वर्ड्स में जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो हमें ये बताती है कि कंज्यूमर को मेजर करनी आनी चाहिए यूटिलिटी, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी हमें ये बताती है कि सिर्फ कंज्यूमर को ऑर्डरिंग करना आना चाहिए कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उसको सेम यूटिलिटी देंगे और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उसको ज्यादा यूटिलिटी देंगे। The indifference curve analysis is based on the idea of a given scale of preferences on the part of consumer as between different combinations of two goods। तो indifference curve analysis इस चीज पे बेस्ड है कि कंज्यूमर की जो गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी अगर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन देती है। एन अमाउंट ऑफ टू, शुरू से पढ़ता हूँ, एन अमाउंट ऑफ टू गुड्स कंज्यूम्ड बाय a household is called combination of these goods। जो भी हाउस होल्ड दो गुड्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उन्हीं को हम इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं। ठीक है। A scale of preference of a consumer as between different combinations of two goods implies that as between the two combinations he can definitely say which combinations he prefers to others
as they give him more satisfaction and among which combinations he is indifferent. अगर कंज्यूमर को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए होंगे तो वो दो टाइप के कॉम्बिनेशंस निकालेगा, जिसमें एक एक वो कॉम्बिनेशंस जिसमें उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मतलब वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे, और वो कॉम्बिनेशंस जो उसको पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशंस के बारे में उनको पता होगा. इट शोज द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस फॉर गुड्स इन क्वालिटेटिव टर्म्स. तो कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस हो रही होंगी वो क्वालिटेटिव टर्म्स में होगी, क्योंकि यूटिलिटी सेम रहती है ना इंडिफरेंस कर्व पे. द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस डज नॉट रिक्वायर द कंज्यूमर टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस. तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी के पीछे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में नहीं जाना होता, हमें क्वालिटेटिव टर्म्स में देखना पड़ता है. ठीक है. All that is necessary for the consumer to know is which combinations give him same utility and which combinations give him more or less utility. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि क्या कहते हैं, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो उसे सेम यूटिलिटी देते हैं और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो उसे क्या कहते हैं मोर और लेस यूटिलिटी देते हैं. तो ये था आपके लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है उसका इंट्रोडक्शन. चलिए शुरू करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. An indifference curve shows the various combinations of two goods or two commodities which give equal amount of satisfaction to the consumer. Indifference, ये जो वर्ड है indifference मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो indifference curve हमें दो गुड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है, जैसे नीचे ले लिया x गुड और यहाँ ले लिया y गुड. तो indifference curve एक ऐसी कर्व है जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है दो गुड्स के, जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देते हैं. ठीक है. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल, मतलब टेबल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसको इंडिफरेंस स्केड्यूल भी कहा जाता है. एंड इंडिफरेंस स्केड्यूल रेफर्स टू अ स्केड्यूल दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. कि कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन खा के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगी. तो मैंने एक टेबल बनाया. सबसे पहले कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, एक्स गुड एंड वाई गुड की मैंने एग्जांपल लिया. अगर एक्स गुड 1 लेते हो, वाई गुड 10 लेते हो, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगी. एक्स गुड 2 लेते हो और वाई का 7 यूनिट्स लेते हो, एक्स गुड 3 लेते हो, वाई के आप 5 यूनिट्स लेते हो, एक्स गुड 4 लेते हो और वाई के भी आप 4 लेते हो. अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब ध्यान से देखना, आप यहाँ पे 10 से 7 कितने का चेंज किया, 3 यूनिट्स का. ठीक है. तो आपने एक्स गुड के 3 यूनिट्स कम खाए, किसको खाने के लिए, एक ज्यादा एक्स को खाने के लिए. अगर एक्स को आप 1 से 2 करते हो, मतलब 1 से 2 करते हो, 1 यूनिट फालतू खाते हो, तो आपको वाई गुड के कितने सेक्रीफाइस करने पड़े, 3. तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसको MRS XY भी कहा जाता है, उसको हम लिखेंगे 3:1. मतलब आपने एक ज्यादा खाने के लिए 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए वाई गुड के. सिमिलरली अगर दूसरा केस देखें, यहाँ पे एक और खाने के लिए कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, 2. ठीक है. तो इसकी रेशियो कितनी बनी, 2:1. अब एक और खाने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए, 1. तो इसकी रेशियो क्या बनी, 1:1. तो सिंपल वर्ड्स में ये जो रेशियो है, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये हमेशा गिरता है. तो पूरी की पूरी इंडिफरेंस कर्व इस रेशियो पे बेस होती है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा. जैसे जैसे आप एक्स को ज्यादा लेते रहोगे, वैसे वैसे वाई का जो सेक्रीफाइस करोगे वो पहले से कम होता रहेगा. इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. तो अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको पेपर में एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई दिक्कत ना हो. अबव टेबल शोज दैट द हाउसहोल्ड्स गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल 4 कॉम्बिनेशंस. जितने भी कॉम्बिनेशन से हाउसहोल्ड को, उनसे सारे कॉम्बिनेशंस में इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, नेमली ABC एंड डी ऑफ एक्स एंड वाई गुड. तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई गुड के, वो ABCD कॉम्बिनेशन जो है वो सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. एट कॉम्बिनेशन ए, अगर ए की बात करें, ही हैज 1 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई गुड. एट कॉम्बिनेशन बी, he has 2 units of x good and 7 units of y good and so on. ऐसे ही आगे आप एक्सप्लेन कर दोगे. In order to have 1 more unit of x good, he has to sacrifice some units of clothing की मैंने एग्जांपल ली थी, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ y good. अगर आपने x गुड ज्यादा कंज्यूम करना है तो आपको y गुड की जो है सेक्रीफाइस जो है वो करनी ही पड़ेगी. समझ गई बात, y गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ठीक है. इन सच अ वे दैट देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन.
तो इन कॉम्बिनेशंस में कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर लो, आपको सेम सेटिस्फैक्शन रहेगी। अगर आप 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, x को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो y को इस हिसाब से कम करोगे कि आपकी सेटिस्फैक्शन सेम रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका डायग्राम बनाना है, तो जब भी मैं x1 कंज्यूम कर रहा था तो y 10 कंज्यूम कर रहा था, x को 2 कर दिया मैंने तो y को कितना कर दिया 7, तो यहाँ 8 और 6 के बीच में क्या आ गया 7, ठीक है। x को एक और बढ़ाया तो y को कितना कर दिया मैंने, y को कर दिया यहाँ पे 5, समझिए बात, ये मैंने टेबल के हिसाब से बनाया। और फिर जब x को एक और बढ़ाया तो y को कितना कर दिया 4, तो x को एक और बढ़ाया तो y को कितना कर दिया 4। तो कहने की बात ये है कि जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट x गुड का बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे y का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम 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 हो रहा है। इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इसका डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ वी शो दीज combinations diagrammatically, we can get an indifference curve, ठीक है। In other words, indifference curve is a diagrammatic presentation of indifference schedule। तो indifference schedule को आप डायग्राम की फॉर्म में बनाओगे तो indifference curve बन जाएगी। Based on the above table, an indifference curve is shown in the given figure। क्या क्या है इन द गिवन फिगर, x गुड इज शोन ऑन x एक्सिस एंड y गुड इज शोन ऑन y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस पे मैंने x एक्सिस पे x गुड, y एक्सिस पे y गुड दिया हुआ है। द कॉम्बिनेशंस a b c and d आर प्लॉटेड फ्रॉम द अबव टेबल। ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये हमने अबव टेबल से जो है लिए हुए हैं और इन कॉम्बिनेशन से ये जो कर्व बना दी, ये क्या है, इनको ज्वाइन करके इंडिफरेंस कर्व बन गई। इफ वी टेक द लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को देखें और इसको ज्वाइन कर ले, वी गेट अ कर्व known as indifference curve. It is a locus of various points, each point representing a different combinations of two goods which yield same level of satisfaction to the consumer so that he is indifferent between the combinations। तो ये जो points हैं इन सबको मिलाएं तो indifference curve बन जाती है। ये indifference curve पे जितने भी points होते हैं वो हमें different combinations दिखाते हैं दो goods के, जो हमें same level of satisfaction देंगे, ठीक है। An indifference curve is also known as iso-utility curve। Indifference curve को कई बुक्स में iso-utility curve भी कहते हैं। iso का मतलब क्या होता है, इक्वल, यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी, तो इक्वल यूटिलिटी। तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर चले जाओ, आपको इक्वल यूटिलिटी या इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। व्हेन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स or a family of indifference curves are shown in a diagram, it is called indifference map। जब भी हम एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स बना देते हैं तो उन इंडिफरेंस कर्व्स के डायग्राम को इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। तो सिंपल सा जो है, ये आपने डायग्राम बनाना है, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स बनानी है। Thus, indifference map is a group or set of indifference curves, each one of which represents a given level of satisfaction। तो हर एक इंडिफरेंस कर्व अपना अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रही है। तो डिफरेंट जो इंडिफरेंस कर्व्स जो दिखाना एक ही डायग्राम में, उस डायग्राम को इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। Marginal rate of substitution, जिसको MRS भी कहा जाता है, is the rate at which the consumer is willing to substitute one good for another without changing the level of satisfaction। तो MRS का मतलब होता है कि MRS एक ऐसा रेट है जिस पे आप एक गुड को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो दूसरे गुड के लिए इन सच अ वे कि आपकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन बराबर रहे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट marginal rate of substitution of x good for y good, जिसको MRS XY भी कहा जाता है, is defined as the amount of y good the consumer is willing to give up to get one additional unit of x good so that the level of satisfaction remains same। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x एक्सिस पे x गुड है और y एक्सिस पे y गुड ले रहे हैं तो x गुड को ज्यादा पाने के लिए y गुड का कितना सेक्रीफाइस करेंगे ताकि सेटिस्फैक्शन सेम रहे। समझ गई बात। अब इसको मैं टेबल और डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्बिनेशंस हैं ABCD, एक्स गुड एंड वाई गुड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, दो गुड्स ले रहा हूँ और लास्ट कॉलम मैंने बनाया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लो मैं एक्स गुड 1 खा रहा हूँ, 1 कंज्यूम कर रहा हूँ और वाई गुड के 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सेटिस्फैक्शन जो है वो एक गिवन है, ठीक है। अगर मैं एक्स गुड का 1 यूनिट बढ़ा रहा हूँ तो वाई गुड का मुझे कम करना पड़ा ना, कितने कम करने पड़े 3। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी 3:1, मतलब 3 का सेक्रीफाइस किया, रेशो 1 मतलब 1 पाने के लिए, एक्स गुड का 1 यूनिट पाने के लिए मुझे 3 यूनिट्स ऑफ वाई गुड लेस कंज्यूम करने पड़े। अगर मैं एक्स गुड का एक और कंज्यूम करता हूँ
ठीक है, 2 से 3 यूनिट्स कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे अब सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा? पहले 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे, अब 2 यूनिट्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी 2:1, मतलब 2 सेक्रीफाइस किए y के इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ x गुड। इसी को अगर थोड़ा आगे लेके चलें, तो अगर मैं x गुड एक और कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो y का जो सेक्रीफाइस है वो अब सिर्फ 1 यूनिट का ही रह जाएगा। तो सेक्रीफाइस क्या हुआ या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? 1:1। अब दिमाग से सोचना, अगर मैं अगर मैं एक एक यूनिट एक्स गुड का ज्यादा लेता हूं, तो वाई का क्या ले रहा हूं? वाई का यूनिट कम कर रहा हूं ना, मगर इसके जो कम करने की रेट है वो डिमिनिश कर रही है। पहले 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, फिर 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर वाई गुड को कम कंज्यूम करेगा, उसकी डिजायर वाई गुड के लिए बढ़ती रहेगी। क्योंकि आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सुना है ना, ज्यादा खाओ तो यूटिलिटी कम हो जाती है। ये उल्टा है, कम कम खाओ तो यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो वो कहेगा यार अब मुझे वाई गुड मैं पहले से कम कम खा रहा हूँ, तो मैं वाई गुड को यूटिलिटी मेरी बढ़ती जा रही है, अब मैं वाई गुड को पहले से कम सेक्रीफाइस करूंगा। समझ की बात? अब इसी को मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन किया है। एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड। तो ये फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स गुड, 10 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, अनदर यूनिट ऑफ एक्स गुड, यहाँ 7 कंज्यूम किए, अनदर यूनिट यहाँ पे 5 कंज्यूम किए। मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, 6 और 4 के बीच में आ रहा है। तो अगर एक और यूनिट कंज्यूम किया तो 4 कंज्यूम किए। ये टेबल हमें बताता है कि जो वाई का सेक्रीफाइस है वो पहले से कम होता जा रहा है। समझिए बात, वाई का सेक्रीफाइस पहले से कम होता जा रहा है। अब इसी को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, मतलब डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि आपने पेपर में कैसे लिखना है। द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन बी, he is willing to give up 3 units of y good, and यहाँ पे and लिखना था, रुको 2 मिनट, and 1 unit of x good, and ठीक है, मैं यहाँ छोटा सा बीच में and लिख देता हूँ, and 1 unit of x good। तो MRS XY कितना हुआ? 1:3। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 3:1। रुको 2 मिनट, मतलब 3:1, 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए उसके, और 1 यूनिट पाने के लिए 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए। ठीक है, तो उसके बाद इन मैं यहाँ फुल स्टॉप भी डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सेम वे व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y फॉर x गुड, वी एक्सप्रेस इट एज MRS yx। अब आप दिमाग से सोचो, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? MRS XY की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं y को कम करते जा रहे हैं। अगर हम उल्टा लेते कि अगर हम y को ज्यादा पाने के लिए x को सेक्रीफाइस करते, तो उसे हम MRS YX कहते, XY ना कहते। समझिए बात? तो MRS XY, x को ज्यादा लेने के लिए y का कितना सेक्रीफाइस किया। MRS YX मतलब उल्टा भी तो हो सकता है ना कि y को ज्यादा लेने के लिए x का कितना सेक्रीफाइस किया। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ y good for x good is defined as the amount of x good the consumer is willing to give up to get 1 additional unit of y good while maintaining the same level of satisfaction। वही बात जो मैंने अभी बताई कि अगर हमें सेटिस्फैक्शन सेम रखनी है, तो हम y को ज्यादा लेना चाहते हैं, तो x को कितना सेक्रीफाइस करेंगे, उसको MRS YX कहते हैं। मगर इस एग्जाम्पल में हमने MRS XY का एग्जाम्पल दिया कि अगर x को ज्यादा लेना चाहते हैं, तो y का कितना सेक्रीफाइस करें कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे। तो आपको इस हिसाब से पेपर में ये लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है। Indifference curve analysis makes the following assumptions. Number 1, rationality। तो indifference curve assume करके चलता है कि कंज्यूमर रैशनल है। भाई रैशनल मतलब वो अपने गिवन पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। ठीक है, द कंज्यूमर इज assumed to be rational। he aims, full stop लगाना था यहाँ पे, he aims at attaining the highest possible indifference curve so as to maximize the total satisfaction while allocating his income among various combinations। मतलब क्या है इसका? रैशनैलिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या होगी? मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे होगी गिवन द लेवल ऑफ इनकम। कि अगर उनका इनकम का लेवल गिवन है, वो अपनी गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या हासिल कर सकता है, उसे हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। कि वो कंज्यूमर जो हमेशा ईगर हो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी। Indifference curve analysis assumes that utility is only ordinally measurable rather than being measured in quantitative terms। तो मतलब यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ रैंक्स दे सकते हो कि भाई पहले से ज्यादा मजा आया, कम मजा आया, या
बराबर ही मजा आया। तो रैंक्स वगैरह दे सकते हो, प्रेफरेंसेस दे सकते हो, आप क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है नॉन सैटिटी। It is also assumed that the consumer is not oversupplied with the goods consumed by him. ये भी assume किया जाता है कंज्यूमर को ओवर सप्लाई नहीं करने वो गुड्स जो उसके पास जो वो कंज्यूम करता है। दैट इज ही हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इन केस ऑफ एनी वन कमोडिटी। ऐसा ना हो कि उसको इतनी ज्यादा गुड्स की सप्लाई कर दी कि वो एक गुड कह रहा है कि अब मेरा तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। समझ की बात। देयरफॉर अ कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ लार्जर अमाउंट ओवर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। तो नॉन सेटाइटी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर हमेशा विलिंग रहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा गुड्स मिल जाए। ठीक है, उस इतने ज्यादा गुड्स ना मिल जाए कि भाई उसकी जो वांट है वही खत्म हो जाए। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को हमेशा ज्यादा गुड्स चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस। कंज्यूमर्स चॉइसेस आर एज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। कैसे? ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस मींस दैट इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए, अगर कंज्यूमर को ए कॉम्बिनेशन पसंद है, ठीक है, टू कॉम्बिनेशन बी, मतलब ए पसंद है बी से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एंड कॉम्बिनेशन बी टू कॉम्बिनेशन सी, और बी पसंद है सी से, तो जब भी उसके पास ए और सी होगा वो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा। he must prefer combination A to combination C. Simple. Likewise, if a consumer is indifferent between A and B, मतलब अब A और B में वो indifferent है, उसके लिए बराबर है, and B and C उसके लिए बराबर है। समझ गए बात? Then he will be indifferent between A and C. तो A और C के बीच में भी वो indifferent होगा क्योंकि वो तो उसे same satisfaction दे रही है। The implication of this assumption of the assumption of transitivity of choices is that the taste of the consumer is consistent. तो ये बेसिकली assumption हमें ये कहती है कि जो consistency रहेगी taste and preference of a consumer में, ये नहीं कि बीच बीचाले change हो जाए। And another assumption is diminishing marginal rate of substitution, जिसको DMRS भी कहा जाता है। Indifference curve analysis is based on the assumption of diminishing marginal rate of substitution. इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप X गुड ज्यादा लोगे, Y का जो sacrifice है वो पहले से कम 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 होता रहेगा। This means that as the consumer substitutes more and more, substitution लिखा है मैंने, substitutes आना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, substitutes, ठीक है, more and more of one commodity, that is X, for another commodity, that is Y good, he will be prepared to give up lesser units of later good. मतलब Y good के वो कम से कम sacrifice करना चाहेगा for each additional unit of X good. मतलब X को ज्यादा पाने के लिए Y को कम करना पड़ेगा, मगर जैसे जैसे X ज्यादा पाएगा Y के जो गिरने का रेट है वो डिमिनिश करेगा। वो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये assumption कहती है जैसे जैसे आप X ज्यादा कंज्यूम करोगे, Y की जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम 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 होता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग जरूर लिखना है, इससे टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप एक्स गुड के कॉम्बिनेशन बढ़ाओगे, वाई गुड की जो क्वांटिटी है वो गिरेगी। एक्स के कॉम्बिनेशन मतलब एक्स के जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा करोगे, जैसे जैसे एक्स को आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, वाई का जो सेक्रीफाइस है वो होगा। ठीक है, समझिए बात। तो दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द assumption that if a consumer consumes more unit of one good, he must consume less units of other good, then only he will have the same level of satisfaction from the different combinations of the two commodities. अगर एक गुड ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरे गुड को कम कम कंज्यूम करना ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल वही मेंटेन करना है जो पहला था। समझ गए बात? समझ गए? द गिवन फिगर शोज दैट व्हेन द कंज्यूमर moves from combination A to combination B on the given indifference curve, he consumes 1 unit of X good, but 3 he consumes 1 more unit of X good, but 3 less units of Y good, so as to get same level of satisfaction from both the combinations. तो मैंने अपने एग्जांपल में ये बताया कि X good पहले 1 खा रहे थे, अब A से B पे चले गए, तो अब 1 की जगह X को 2 कर दिया है, तो X को कितना बढ़ाया? 1 यूनिट। मगर यहाँ पे पहले हम 10 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम कर रहे थे और अब 7 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक X को लेने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए? Y 3।
समझ गए बात? दिस नेसेसिटेट्स दैट एन इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी नेगेटिवली स्लोप। तो ये एक नेसेसिटी है इसकी कि भाई इंडिफरेंस कर्व को नेगेटिव स्लोप होना ही पड़ेगा, कि अगर एक को बढ़ा के दूसरे को कम करना है तो ये नेगेटिव स्लोप में ही पॉसिबल होगा। However, if the amount of x good is increased and the amount of y remains same, अगर x को इंक्रीज करें मगर y सेम का सेम रहे तो ये तो इंडिफरेंस कर्व कुछ और ही बन गई। समझ गए बात? द कंज्यूमर will prefer new combination to initial combination because new combination give him more utility। तो नए कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा तो क्योंकि नया कॉम्बिनेशन उसे ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, x को बढ़ा रहे हैं मगर y कम नहीं हो रहा। Therefore, these two combinations will not lie on the same indifference curve। तो ये जो दो combinations होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इसे x को तो अगर यहाँ इसके सामने देखें 2 मिल गया और ये इधर ही ले गया तो ये तो अलग से इंडिफरेंस कर्व बन जाएगी ना, ये तो सेम कॉम्बिनेशन जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व नहीं रहेगी। समझ गए बात? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसका नेगेटिवली स्लोप्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया, दोबारा समझा देता हूँ। Another property of indifference curve is that it is convex to origin। convex मतलब ये जो गोलाई है, ये जो ये घूम रही है, इसका origin से convex होना जरूरी है, concave नहीं हो सकती, convex ही होगी। समझ गई बात? Convexity of the indifference curve implies that it bows inward to the point of origin। inward मतलब अंदर की तरफ गोलाई होगी, अंदर की तरफ मुड़ेगी। In other words, the slope of indifference curve decreases as we move downward इन द इंडिफरेंस कर्व। जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व के नीचे नीचे जाएंगे जो स्लोप होगी वो कम 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 होती रहेगी। दिस फॉलोज द एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों होता है? ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, और उसी को एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट में। दिस एजम्पशन इम्प्लाइज दैट lesser is the amount of one commodity consumed by a household, lesser willing the household will be to give up a unit of commodity to obtain the additional unit of अदर कमोडिटी। मतलब अगर आपको x ज्यादा लेना है तो y का सेक्रीफाइस तो करोगे, मगर y का सेक्रीफाइस पहले से कम 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 करोगे, क्योंकि अब y की यूटिलिटी आपके लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि y को कम कंज्यूम कर पा रहे हो आप। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो वही सेम कॉम्बिनेशन जो मैंने पिछली वीडियोस में दिया है, कॉम्बिनेशन ABCD, x गुड आपने कंज्यूम किया 1 2 3 4 और y गुड की कंजम्पशन आपने की 10 7 5 4। तो ये जो सेक्रीफाइस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, ये आ जाएगा। तो इसका मैं मतलब शुरू से बता देता हूँ, कोई बंदा क्या पता पिछली वीडियो ना देखे सीधा यहाँ छलांग बजे उसकी, तो फिर मतलब बता देता हूँ कि अगर मैंने एक्स गुड को 1 कंज्यूम करना है, 1 मोर, तो मुझे वाई गुड को सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है? 3 यूनिट्स। तो मैं इसको लिखूंगा 3:1, मतलब 3 को सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ वाई गुड। अगर मुझे एक और यूनिट ऑफ एक्स गुड खाना है तो वाई का सेक्रीफाइस कितना हुआ? 2, तो इसको लिखूंगा 2:1। यहाँ पे एक और कंज्यूम किया तो वाई का कितना सेक्रीफाइस हुआ? 1, तो ये हो जाएगा 1:1। समझ गए बात? तो इस हिसाब से ये रेशो है। तो ये रेशो हमेशा डिमिनिश होती है, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इंडिफरेंस कर्व के अंडर। तो सेम टू सेम मैंने टेबल को देख के मैंने डायग्राम भी बना लिया कि अगर एक्स एक्सिस पे मैंने दे दिया एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड, एक्स गुड को 1 कंज्यूम करूंगा, वाई को 10, एक्स को 2 कंज्यूम करूंगा, वाई को 7, एक्स को 3 कंज्यूम करूंगा, वाई को 5 कंज्यूम करूंगा, एक्स को 4 कंज्यूम करूंगा, वाई को भी 4 कंज्यूम करूंगा। मतलब इन ऑर्डर टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स गुड, जो सेक्रीफाइस है पहले 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 1 का किया, ये जो सेक्रीफाइस है ये पहले से कम कम होता जा रहा है। इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। इन अकॉर्डेंस विद द assumption of diminishing DMRS क्या है? diminishing marginal rate of substitution, the rate at which the consumer is willing to give up further Y good to get more of X good diminishes। मतलब X को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए Y का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम कम होता रहेगा। When the households move from combination A to combination B, the consumer is preferred to give up 3 units of Y good in order to get 1 unit of X good. But when he moves from the combination B to C, he is willing to give up 2 units of y good for 1 unit of x good। तो वही बताया हुआ है कि अगर A से B पे जाते हो तो आप पहले 1 यूनिट ऑफ x good को पाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ y good को सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। अब B से C पे गए तो एक x good के लिए आप सिर्फ 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, और C से D पे गए तो 1 यूनिट ऑफ x good को पाने के लिए आप एक ही यूनिट ऑफ y good सेक्रीफाइस कर रहे हो। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इट ये जो पूरी की पूरी कर्व है, ये पूरी की पूरी कर्व इंडिफरेंस कर्व, ये जो कर्व है इसकी जो स्लोप है, ध्यान से समझना, स्लोप हमें दिखाती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये इंडिकेट करती है द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर।
फॉर द अदर गुड, फॉर द अनदर या अदर कुछ भी लिख सकते हो कि एक गुड को पाने के लिए दूसरे का सब्स्टिट्यूट कितना ज्यादा करेंगे। तो इस ये जो कर्व है इसकी जो स्लोप है वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर एक्स। हम ऐसे कह सकते हैं एमआरएस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड। ठीक है, द assumption of DMRS implies that the slope of indifference curve must be decreasing from left to right. ठीक है, in other words we can say that an indifference curve must be convex to point of origin. तो इसकी जो स्लोप है वो पहले से कम 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 होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो भी सेक्रीफाइस आप करना चाहते हो वो पहले से कम 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 ही रहेगा। समझ गए बात? तो मतलब एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे का जो सेक्रीफाइस है, वाई गुड का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम कम होगा। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है assumption, higher indifference curve yields higher satisfaction. जितना ऊपर ऊपर जाओगे इंडिफरेंस कर्व में, हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होते रहोगे, उतना आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। एन इंडिफरेंस कर्व लाइज above and to the right of another indifference curve gives a higher level of satisfaction than the lower one. मतलब ये इंडिफरेंस कर्व IC1 IC2 आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी क्योंकि IC2 आपको जो है ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखाती है एक्स गुड एंड वाई गुड के। ठीक है, higher indifference curve represents those combinations which yield more satisfaction than the combinations on the lower indifference curve, because higher indifference curve will have more amount of one good or the other or more amounts of both the goods. मतलब higher indifference curve या तो आपको x गुड ज्यादा देगी या तो आपको y गुड ज्यादा देगी या एट ए टाइम दोनों के दोनों गुड ज्यादा देगी। समझ गई बात? तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। इन द गिवन फिगर combination B lies on the higher indifference curve IC2 then combination A which lies on the lower indifference curve IC1. ये जो A combination है ये IC1 lower indifference curve पे, B combination higher indifference curve पे। ठीक है, combination B gives more satisfaction to the consumer than combination A because he gets more quantity of both the goods. तो B combination पे देखो आपको भाई X भी ज्यादा मिल गया, आपको Y भी ज्यादा मिल गया। समझ गई बात? तो हायर इंडिफरेंस कर्व आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसलिए देती है क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व या तो एक्स गुड ज्यादा देगी या वाई गुड ज्यादा देगी या दोनों के दोनों गुड्स ज्यादा देगी। ठीक है, दैट इज MM1 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड NN1 यूनिट्स ऑफ वाई गुड एट कॉम्बिनेशन बी कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ए। तो बताया हुआ है कि MM1 एक्स का ज्यादा खा पा रहे हो और NN1 वाई गुड का ज्यादा खा पा रहे हो। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट द हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। तो इससे हमें यह पता लगता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व जैसे IC1 और IC2 है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैंने क्यों करके दिखाई है, मैंने आपको समझाने के लिए करके बताई है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसका सिंपल सा बता देता हूं क्यों नहीं करती। मान लो ये कॉम्बिनेशन है B, ये कॉम्बिनेशन है C। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रेड इंडिफरेंस कर्व की या फिर ब्लू से शुरू कर लेते हैं, तो ब्लू इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो सेटिस्फैक्शन जो B पॉइंट पे होगा वही सेटिस्फैक्शन ए पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये वाली जो कर्व है, ये वाली ब्लू वाली, ये तो सेम इंडिफरेंस कर्व है ना, तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे सेम सेटिस्फैक्शन होती है। अब मैं करता हूँ रेड वाली की बात, ये किसकी बात है, ब्लू इंडिफरेंस कर्व। अब रेड वाली इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन, मैंने यहाँ पे बी नहीं लिखना था, यहाँ पे मैंने सी लिखना था। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू वाली सी में जा रही है। ठीक है, तो अब रेड वाली इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, जो भी सेटिस्फैक्शन बी पे मिल रही है वही सेटिस्फैक्शन ए पे मिल रही है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन भी ए के बराबर है और सी पे भी ए के बराबर है, तो मतलब आपस में इन दोनों की सेटिस्फैक्शन तो क्या हुई, बराबर ही हुई ना। तो इससे पता लगता है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन ए के बराबर है, इसकी भी ए के बराबर है, मतलब सेटिस्फैक्शन सी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन एट पॉइंट बी। बी और सी पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, दो इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं देती। समझ गई बात? इसको अब पेपर में किस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां से एन इंडिफरेंस एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट दे मे लाई क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में क्लोज हो सकती हैं बट दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक इंडिफरेंस कर्व एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाती हैं। देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, वो कभी भी टच नहीं करेंगी। अगर टच करेंगी, इफ टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस वुड इंप्लाई that a combination of two goods corresponding to the point of intersection would give different levels of satisfaction, which is absurd. तो सिंपल वर्ड्स में, अगर
दोनों इस पे इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ए पे टच कर रही हैं, तो टेक्निकली देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन सेम होनी चाहिए इस पॉइंट पे, बट वैसे ये इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रही हैं, तो ये थोड़ा एब्सर्ड सा हो जाएगा कि दो इंडिफरेंस कर्व अलग अलग यूटिलिटी देती हैं मगर इस पॉइंट पे सेम यूटिलिटी देती हैं। समझ की बात? इसलिए एक और जो प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है एन इंडिफरेंस कर्व नीदर टच एक्स एक्सिस नॉट टच वाई एक्सिस। ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करती है ना ही वाई एक्सिस को। क्यों नहीं करती? अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो एक्स गुड सिर्फ खा रही है ओ ए, ठीक है, और अगर वाई एक्सिस को टच कर रही है तो ये खा रही है वाई गुड को ओ बी, मगर एक ही गुड खा रही है, दूसरे एक्सिस वाला गुड तो खा ही नहीं रही। अगर ये ए पॉइंट पे टच करती है तो सिर्फ एक ही गुड खा रही है एक्स गुड, और वो भी खा रही है ओ एक्स। वाई गुड का इसके सामने कितना कॉम्बिनेशन है? जीरो। वाई गुड तो खा ही नहीं रही। An indifference curve does not touch x-axis, do not touch x-axis nor or y-axis, as we assume that consumer buys both the goods shown on x-axis and y-axis. अगर किसी भी पॉइंट पे एक्सिस को टच करती है सिर्फ उसी एक्सिस का गुड खाएगी, दूसरी एक्सिस का गुड तो नहीं खाएगी। इन केस एन इंडिफरेंस कर्व टचेस either of the axis, either of x-axis or y-axis, it means that consumer consumes only one commodity. बल्कि इंडिफरेंस कर्व कहती है कि भाई कंज्यूमर तो दो गुड्स कंज्यूम करता है। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होता है। अ बजट लाइन shows the various combinations of two goods which can be purchased with a given budget at a given price of two commodities. तो बजट लाइन हमें एक ऐसी लाइन लाइन होती है जो हमें बताती है कि इसके ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ किसके, दो गुड्स के, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड और वाई एक्सिस पे वाई गुड, दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हमें सेम बजट से खरीद सकते हैं अगर दो गुड्स के प्राइसेस गिवन रहेंगे, मतलब चेंज ना हो। ठीक है, अगर चेंज होंगे तो बजट लाइन इधर उधर चली जाएगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अ बजट लाइन इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, या मतलब कंज्यूमर की इनकम फिक्स रहेगी। द प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज आर गिवन, दो जो कमोडिटीज है उनके प्राइसेस भी गिवन रहेंगे। अ बजट लाइन इज अ नेगेटिवली स्लोपिंग line because if the consumer wants to purchase more amount of one commodity, he has to sacrifice some units of other commodity as his money income is given. तो जो भी इंडिफरेंस कर्व होती है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, क्योंकि अगर उसने एक्स गुड को ज्यादा कंज्यूम करना है तो उसको वाई कम करना पड़ेगा, वाई को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम का जो लेवल है वो गिवन है। समझ की बात? सपोज एक एग्जांपल से शुरू करते हैं दैट द कंज्यूमर हैज ₹200 टू स्पेंड on X good and Y good, and also suppose that the prices of X good is ₹20 per unit and the price of Y good is 40 per unit. ठीक है, तो उसको 200 रुपये खर्च करने हैं दो गुड्स पे, X good Y good। X good की जो कीमत है वो ₹20 है और Y good की जो कीमत है वो ₹40 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्वांटिटी ऑफ Y, क्वांटिटी ऑफ X। तो क्वांटिटी ऑफ Y में मैंने लिख दिया 543210 एंड क्वांटिटी ऑफ X में मैंने लिख दिया 02468 एंड 10। तो इसका खर्चा देखते हैं। मान लो वो 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है वाई गुड के। वाई गुड कितने का है? ₹40 का। ठीक है, और एक्स गुड कितने का है? ₹20 का। एक्स का क्या खा रहा है? जीरो। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 200। तो ये पॉइंट निकल के आता है कि जब वो वाई गुड कंज्यूम करेगा 5 यूनिट्स, मतलब 5 के 5, और एक्स गुड कंज्यूम करेगा 0। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसको आप पॉइंट भी दे सकते हो कि मान लो ये कॉम्बिनेशन ए है तो इसको पॉइंट ए दे दिया। ठीक है, मान लो इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया, इसको एफ दे दिया। ऐसे एक्सप्लेन करने के तरीके हैं। ठीक है, मान लो इसको ए कॉम्बिनेशन दे दिया। अब ये जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, ये इक्वेशन है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, इट इज इक्वल्स टू एम, मतलब टोटल मनी इनकम जो भी है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं जिसको हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन बी सी डी ई एफ। ठीक है, ई के बाद एफ। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वाई के और 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो एक्स के। तो जब सेम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो भी ₹200 आता है। तो ये आ गया, इसमें हमने 2 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई गुड कंज्यूम किए। तो ये कॉम्बिनेशन था बी। अब आ जाता है एक और कॉम्बिनेशन जो सी है, 3 यूनिट्स ऑफ वाई गुड एंड 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड। तो सेम इक्वेशन, इस इक्वेशन में वैल्यू डाली फिर भी 200 आया। तो ये आ गया जिसमें हमें बताते हैं 4 यूनिट्स आपने खाए एक्स गुड के, 3 यूनिट्स आपने खाए वाई गुड के। सिमिलरली डी भी कर सकते हो कि 2 यूनिट्स एक्स गुड के, 2 यूनिट्स वाई गुड के सॉरी, और 6 यूनिट्स एक्स गुड के, तो भी 200 आएगा। और फिर 1 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड क्या कहते हैं 8 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, तो भी 200 आएगा। और 0 यूनिट्स ऑफ
y गुड एंड 10 यूनिट्स ऑफ x गुड, ये कॉम्बिनेशन f आ गया। समझ की बात? इसी सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे को बजट लाइन मिल जाएगी। ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। इसका मतलब अगर आप एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बजट है या इनकम है वो गिवन है। ठीक है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ये जो ढलान होगी इसकी, ये डिपेंड करेगी कि दोनों गुड के प्राइसेस क्या है। ठीक है। मोर स्पेसिफिकली द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव of the ratio of prices of two commodities, that is प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई नेगेटिव में होगी, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है ना, तो इसकी स्लोप को हम पी एक्स बाय पी वाई कहते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव होती है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की, वो डिस्कस कर लेते हैं। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन आर, नंबर 1, इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन। ये जो है ये नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन होती है। ठीक है। दूसरा आ जाता है the slope of budget line is equal to the negative of the ratio of two commodities. ठीक है। equal to the negative of the ratio of prices of two commodities आना था। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ prices of two commodities, ratio of the prices of two commodities। ठीक है। दो commodities की जो नेगेटिव में जो प्राइस रेशियो है वो आनी चाहिए थी। समझ की बात? इट मीन्स नेगेटिव ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। समझ की बात? थर्ड आ जाता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन एज वी एज्यूम दैट गिवन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज व्हाइल ड्राइंग इट। ये जो है इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब वो तो हमने पहले कर लिया, मगर ये स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि हमें दोनों के जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस का पहले से ही पता है और वो प्राइसेस गिवन रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो प्राइसेस हैं बीच में ही चेंज हो जाएं। ठीक है। प्राइसेस के चेंज होने से स्लोप चेंज होती है, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी बजट लाइन की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू किस तरीके से आपने पेपर में लिखना है और किस तरीके से डिटेल होती है इसकी। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा आपने लिखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। अ कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज satisfaction with given income and prices of the two commodities। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंज्यूमर अपने गिवन इनकम को इस हिसाब से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले गिवन द लेवल ऑफ इनकम, जो भी इनकम है उसकी, और गिवन द प्राइजेस हैं, प्राइजेस भी गिवन होने चाहिए और गिवन इनकम होनी चाहिए, उससे वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे हासिल करता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्ट्रेंट मीन्स गेटिंग टू द हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व विदाउट गोइंग अबव द बजट। इसका मतलब ये कि आप अपने बजट से बाहर जाने के बजाय आप गिवन बजट में ही ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं, गिवन बजट में ही अपनी जो सेटिस्फेक्शन है ज्यादा रखना चाहते हैं। वो कैसे रख पाएंगे? वो तभी रख पाएंगे जब आप गिवन बजट में मैक्सिमम से मैक्सिमम या हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेंगे। समझ की बात? इंडिफरेंस कर्व approach explains the consumer's equilibrium with the use of indifference curve map एंड बजट लाइन। तो इसको हम बजट लाइन और इंडिफरेंस जो मैप है उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 2 कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर द कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन है MRSXY शुड बी इक्वल टू PX बाय PY। ठीक है। MRSXY क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व की स्लोप, और ये जो PX PY क्या होता है? ये होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये दोनों की दोनों स्लोप्स बराबर होनी चाहिए, मतलब इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होनी चाहिए ये जो बजट लाइन है उससे। ठीक है। और सेकंड कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे कॉन्वेक्स होनी चाहिए। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स कोड ले लिया, वाई एक्सिस पे वाई कोड ले लिया। मैंने ये रेड कलर की जो है बजट लाइन ले ली। ठीक है। 3 इंडिफरेंस कर्व बना दी, IC1, IC2, IC3। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने ये जो IC1 है वो नीचे से निकाल दी बजट लाइन के। ठीक है। IC2 जो है वो टेंजेंट कर दी, ठीक है, बजट लाइन पे टी पॉइंट पे, और IC3 ऊपर से निकाल दी। समझ गए बात? तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम टेंजेंट वाली जगह पे होगा, क्योंकि हम हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व वो अटेन कर सकते हैं जो हमारे बजट को टच कर रही है, टेंजेंट करके जा रही है। मगर इंडिफरेंस कर्व जो IC3 है वो हमारे बजट से बाहर है। ऑल्दो हमें ये जो पॉइंट डी है वो टी से तो ज्यादा कॉम्बिनेशन दे रहा है, मगर हमारी औकात ही नहीं है वो खरीदने की, हमारी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बजट ही इतना है। समझ गए बात? तो गिवन बजट है तो हम हायर इंडिफरेंस कर्व को, जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को जहां हमारा बजट टच करता है वहां तक तो अटेन कर सकते हैं टी पॉइंट तक, इससे ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए टी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि टी पॉइंट पे जो हमारा MRSXY है, जो बजट लाइन की जो ये जो क्या कहते हैं इंडिफरेंस जो कर्व है उसकी जो स्लोप है जिसको MRSXY कहा जाता है, और बजट लाइन की जो स्लोप है
px by py वो बराबर होते हैं। समझ गए बात? इसीलिए इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहता है। अब इसको पेपर में किस हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। द कंज्यूमर कैन नॉट परचेज एनी कॉम्बिनेशन विच लाइज टू द राइट ऑफ द बजट लाइन KL जो बजट लाइन है उसके जो भी राइट साइड पे चीजें आ रही हैं वो कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर नहीं खरीद सकता। सच एज कॉम्बिनेशन डी बिकॉज इट इज आउट ऑफ हिज रीच विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइजेस ऑफ टू कमोडिटीज। अगर गिवन प्राइस और गिवन इनकम है वो कंज्यूमर के रीच से बाहर है, ठीक है। ऑल्दो डी पॉइंट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है मगर बजट कंस्ट्रेंट भी तो है ना, गिवन इनकम भी तो है इसकी। ऑन द अदर हैंड एनी कॉम्बिनेशन इनसाइड द बजट लाइन सच एज कॉम्बिनेशन ए, ये जो कॉम्बिनेशन ए है, ठीक है, बजट लाइन के अंदर है, इज विद इन द रीच। जितने भी जो कॉम्बिनेशन है जो इनसाइड में है, ठीक है, तो वो खरीद सकता है। ऑन द अदर हैंड एनी कॉम्बिनेशन इनसाइड द बजट लाइन सच एज कॉम्बिनेशन ई इज विद इन द रीच। जैसे कोई भी ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, ये इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन आएगी वो खरीद सकता है, बी भी खरीद सकता है, टी भी खरीद सकता है। समझ की बात? बट एनी सच कॉम्बिनेशन विल गिव हिम लेस यूटिलिटी देन द कॉम्बिनेशन ऑन द बजट लाइन बिकॉज इट लाइज ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए, ये कम सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पे IC1 पे है, ठीक है। IC2 क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व, और उस पे भी बजट क्या है, जो बजट लाइन है उस पे टेंजेंट कर रही है, तो वो हाईएस्ट मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो होगा जो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा वो दिखा देगा, ठीक है। द टेंजेंसी पॉइंट T is the highest level of satisfaction or the highest indifference curve that the consumer can achieve subject to the budget constraint। तो बजट के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम वो कहां तक ऊपर जा सकता है? T पॉइंट तक, और जब T पॉइंट तक ऊपर जा सकता है तो T पॉइंट ही जो होगा उसका इक्विलिब्रियम होगा। समझ गए बात? तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ OM यूनिट्स ऑफ Y गुड एंड ON यूनिट्स ऑफ X गुड। मतलब T पॉइंट पे आप ON यूनिट्स ऑफ X गुड ले रहे हो और OM यूनिट्स ऑफ Y गुड ले रहे हो, ठीक है। नाउ वी कंपेयर इक्विलिब्रियम T with the other points। जैसे कि पॉइंट A is not the best because it is inside the budget line। जो पॉइंट A है वो बजट लाइन के बीच में आता है, तो इसलिए वो A इतना बेस्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो बजट के नीचे आता है। उसमें जो लोअर इंडिफरेंस कर्व आ रही है कौन सी? IC1, ठीक है। Point B is not the best point because it lies on the lower indifference curve IC1 and gives lower utility than the point T which is on the higher indifference curve IC2। अगर मैं सेम बजट ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट को भी ले लूं तो ये तो ऑन द बजट आ जाता है, मगर ये सेटिस्फेक्शन आपको कम दे रहा है क्योंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, IC1 पे है, IC2 पे नहीं है। पॉइंट D is preferred to point T। ये जो पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट T से प्रेफर किया जाएगा क्योंकि ये और हायर पे है, मगर ये तो हमारी बजट से बाहर चला गया ना, तो हम ये खरीद नहीं सकते, कंज्यूमर इस पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। एज इट लाइज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व IC3 बट इट इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट इज आउटसाइड द बजट लाइन। ये हमारे बजट से बाहर है तो हमारे लिए तो फिजिबल नहीं है। thus the consumer's equilibrium will be attained when the budget line is tangent to particular indifference curve। जब टेंजेंट होती है तभी इक्विलिब्रियम आता है। when the consumer is in equilibrium his highest attainable indifference curve is tangent to the budget line। तो जब भी वो इक्विलिब्रियम पे होता है, जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होती है वो बजट पे टेंजेंट कर रही होती है, ठीक है। अगर उससे भी हाईएस्ट कोई है और वो टेंजेंट नहीं कर रही तो उस पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T the slopes of the price line and the indifference curve IC2 are equal। वो तो मैंने बताया था ना कि जो स्लोप्स हैं मतलब इनकी जो रेशो है, स्लोप की रेशो मतलब ये जो MRSXY इट इज इक्वल्स टू PX by PY। दोनों की जो ढलाने हैं, जो स्लोप्स हैं वो बराबर होनी चाहिए या होंगी वहां पे, ठीक है। We know that the slope of indifference curve shows the marginal rate of substitution MRS between the two goods while the slope of budget line is equal to the price ratio of two goods। तो हमें ये पता ही है कि MRSXY जो है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है और ये जो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ X गुड एंड प्राइस ऑफ Y गुड है ये बजट लाइन की स्लोप है। We can therefore express the two conditions of consumer equilibrium। पहली कंडीशन के इन दोनों की स्लोप्स बराबर होनी चाहिए, मतलब बजट लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की। दूसरा, एट द सेम टाइम MRSXY should be decreasing at the equilibrium। मतलब जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होना चाहिए, मतलब इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होनी चाहिए। दैट इज द इंडिफरेंस कर्व should be convex at the point of origin। This will enable the consumer to attain stable equilibrium। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि टेंजेंट होना चाहिए। मेरी यहाँ कर्व अच्छे से नहीं बन रही, मान लो ये वाली कर्व बन गई, टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि एक इंडिफरेंस कर्व होगी ये। अब दूसरे कहेंगे अगर ये हुआ ये भी तो टेंजेंट है, मगर इसके ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर होता है, तो कन्वेक्स होनी चाहिए। समझ गए बात? Thus, a consumer
wishing to get maximum satisfaction given his income, taste and preference, and prices of goods will attain his equilibrium when the marginal rate of substitution between two goods is equal to the price ratio of two commodities, and the indifference curve should be convex at the point of tangency. तो एक तो कन्वेक्स होनी चाहिए, ठीक है, और टेंजेंट होनी चाहिए, दो कंडीशन है, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।